हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अभी तक हमने दो लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी, जैसे कि डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस, उसके एप्लीकेशंस, उसके लिमिटेशंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में देखना, तो हम मेजरमेंट के साथ रिलेटेड कुछ चीजें हैं उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला रहेगा एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ मेजरमेंट। देन we will try to see the errors and different types of errors in the measurement. Then how to estimate the different types of errors. अलग अलग एरर जो होते हैं हम उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि हम जो भी कुछ रीडिंग लेने वाले हैं उस रीडिंग में हम कितने डिजिट तक कॉन्फिडेंशियली अपना आंसर दे सकते हैं, तो उसे कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक सिंपल वाला डेफिनेशन है ये सिग्निफिकेंट फिगर का, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो देखना, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो यहां पे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट, ये भी हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन और अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो क्या होता है मेजरमेंट, सोचना जरा सा क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने किया है, आपने एंगल मेजर किया है, आपने डिस्टेंस मेजर किया है, आपने टाइम मेजर किया है, बहुत सारी चीजें आपको जितनी भी पॉसिबल होती थी आप लोगों ने वो मेजर किए। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों से कि मेजरमेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्या लगता है आप लोगों को? सोचो, सोच के देखो। तो मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन होता है। तो देखना, मेजरमेंट कर रहे मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन। कंपैरिजन, जो भी क्वांटिटी हम मेजर करना चाहते हैं उस क्वांटिटी का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करने वाले हैं। किसके साथ? विथ सेट स्टैंडर्ड्स। विथ सेट स्टैंडर्ड्स, जो भी अपने पास स्टैंडर्ड्स है उसके साथ उसे कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम उसकी वैल्यू दे देंगे। तो देखना, डेफिनेशन से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपोज करना कि यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, और मैंने आप लोगों को बोला है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है मेजर करके दिखाना। तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग एक स्केल ले लोगे और इस स्केल को, इसका जीरो इसके साथ कोइंसाइड करोगे और यहां से यहां तक स्केल को रख दोगे, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप यहां से रीडिंग मुझे बता दोगे। तो आपने यहां पे क्या किया, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, तो मैंने क्या किया, स्केल लिया, स्केल के ऊपर जो मार्किंग थी उसको मैंने इन दो पॉइंट के बीच में कंपेयर किया और उसके बाद मैंने रिजल्ट दे दिया। तो देखना, एक्चुअल में आपने क्या किया, मेजरमेंट किया, मतलब आप लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन किया। किसके साथ? तो सेट स्टैंडर्ड के साथ। यहाँ पे जो भी स्केल था अपना वो हम उसे कह सकते हैं सेट स्टैंडर्ड। तो अब हम बात करेंगे एक्यूरेसी के बारे में। तो एक्यूरेसी क्या होता है बेटा, तो देखना ये होता है हाउ क्लोज मेजरमेंट इज टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, मतलब हम जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने नजदीक है, ये बताता है मुझे एक्यूरेसी के बारे में। जितना ज्यादा नजदीक रहेगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी रहेगा, जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना कम मेरे पास एक्यूरेसी रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट है प्रिसीजन। अब प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, तो देखना, प्रिसीजन का मतलब होता है अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं और रिपीटेड मेजरमेंट कर रहा हूं, ठीक है, और जो भी रिपीटेड मेजरमेंट कर रहा हूं वो सारे मेजरमेंट मेरे आइडेंटिकल आ रहे हैं। प्रिसीजन का मतलब क्या हो रहा है, रिपीटेड मेजरमेंट मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं, ओके, और वो सारे मेजरमेंट मेरे किस तरह से आ रहे हैं,
सारे मेजरमेंट मेरे आइडेंटिकल आ रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है प्रिसीजन। ठीक, प्रिसीजन का मतलब फिर से मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, देखना प्रिसीजन का मतलब मैं रिपीटेड मेजरमेंट कर रहा हूं, रिपीटेड मेजरमेंट कर रहा हूं, मैं जितनी बार भी मेजरमेंट कर रहा हूं वही वैल्यू आ रही है, मैं जितनी बार भी मेजरमेंट कर रहा हूं वही वैल्यू आ रही है, तो इसे कहा जाता है प्रिसीजन। ठीक, कंफ्यूज मत होना, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, हम कितना क्लोज मेजरमेंट कर सकते हैं एक्चुअल वैल्यू के, और प्रिसीजन मतलब मैं रिपीटेड मेजरमेंट करने के बाद उसी वैल्यू को ऑब्टेन कर रहा हूं, तो उसे कहा जाता है प्रिसीजन। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ये चीज आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है, मतलब आप लोग भी बोलते हो कि मैं इस वैल्यू में अनसर्टन हूं या फिर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अनसर्टन हूं, मतलब ये आपको पता नहीं है कि वहां पे जो कुछ भी होने वाला है वो सही है या गलत है, यू आर कंप्लीटली क्लूलेस उस केस में, अनसर्टन। समझ में आ रहा है? तो अनसर्टेनिटी क्यों आती है मेजरमेंट पे, तो सबसे पहले देखना अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट खराब हो तो अनसर्टेनिटी आती है, उसके बाद जो मेजरमेंट लेने की कोशिश कर रहा है उसे प्रोसीजर पता नहीं हो तो वहां पे अनसर्टेनिटी आती है, ठीक है, अगर मैं फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज करने की कोशिश करूं तो वहां पे भी अनसर्टेनिटी आती है, अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड नहीं हो तो वहां पे भी अनसर्टेनिटी आती है, अगर मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, गड़बड़ इन द सेंस एक्चुअल वैल्यू है 5.3, एक्चुअल वैल्यू आपने मेजर की है 5.3 और आपने लिख दिया वहां पे 4.3, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, निग्लिजेंस, ये क्या होता है मेरा निग्लिजेंस, ह्यूमन निग्लिजेंस, अगर ये चीज आप कर रहे हो तो वो बन जाता है मेरा अनसर्टेनिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी हमने इस स्लाइड में क्या देखा, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे एरर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज एरर? एरर्स क्या होते हैं बेटा? एरर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में इसका आंसर देने की कोशिश करो, या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में इसको सोचने की कोशिश करो, क्या होता है? तो देखना, एरर का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या फिर इसे ही हम कह सकते हैं ट्रू वैल्यू, या फिर इसे ही हम कह सकते हैं एवरेज वैल्यू। ओके, तो देखना एरर क्या होता है, ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ठीक है, तो देखना ये हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैंने वहां पे कुछ मेजरमेंट लिए हैं कुछ इस तरह से 21, 22, 23 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो कुछ ऐसे 3 मेजरमेंट लिए हैं मैंने। ठीक, अब देखना आप लोग 10th में क्या करते थे, आपका जो साइंस का प्रैक्टिकल बुक था तो आपने भी वहां पे ऐसा ही किया था, आप लोग 3 रीडिंग लेते थे, 3 रीडिंग लेने के बाद उसका एवरेज निकाल के आंसर लिखते थे। एवरेज निकाल रहे थे मतलब आप क्या फाइंड आउट कर रहे थे, हम वहां पे फाइंड आउट कर रहे थे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एवरेज वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे, मतलब वहां पे हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो हम यहाँ पे भी वही वाली चीज करेंगे, तो देखना मुझे इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये बनेगा 63 सेंटीमीटर, 3 रीडिंग है तो मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 21 सेंटीमीटर। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 21 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज एरर? अब एरर क्या होगा, अगर मैं इस 21 सेंटीमीटर, ये क्या है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ये क्या है मेरी मेजर्ड वैल्यू, अगर 21 से मैं ये 20 माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ पे एरर मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे एरर मिल जाएगा। देखना सेकंड रीडिंग में एरर कितना आ रहा है, तो सेकंड रीडिंग में एरर आ रहा है 0, और थर्ड रीडिंग में एरर कितना आ रहा है, तो एरर मेरा आ रहा है -1। तो एरर मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर मेरा निगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू,
मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू। हम एवरेज किस तरह से निकालते हैं, जितने नंबर का एडिशन हम कर रहे हैं उतने नंबर से डिवाइड करते हैं। हमने यहाँ पे 3 नंबर का एडिशन किया है तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 4 नंबर का एडिशन करता हूं तो मैं उसे 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये होता है एरर। तो ये मेरी डेफिनेशन है एरर की। अब मेरे पास टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक, तो पहला टाइप रहेगा मेरे पास सिस्टमैटिक एरर। अब देखना, सिस्टमैटिक एरर और दूसरा टाइप होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर्स हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर जो होते हैं ना, हम उसे मिनिमाइज नहीं कर सकते। कितना भी प्रिकॉशन ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो एरर्स रैंडमली वहां पे जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो मेजर में एरर्स के 2 टाइप्स है मेरे पास, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं, तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये वाली चीज याद रखना, सिस्टमैटिक एरर्स को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखना सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है। तो सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं ना, ये इनएक्यूरेसी की वजह से आने वाले एरर्स होते हैं। ये किसकी वजह से आ रहे हैं, इनएक्यूरेसी। किस चीज की इनएक्यूरेसी, ऑब्जर्वेशन की इनएक्यूरेसी या फिर मेजरमेंट की इनएक्यूरेसी। ठीक है, इनएक्यूरेसी इन ऑब्जर्वेशन और इन एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके वजह से जो एरर आता है उसे कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर। ठीक, ये बाय चांस नहीं आता। तो बाय चांस का मतलब रैंडमली ये जनरेट नहीं होता। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑब्जर्वर या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा। या फिर इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं, अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं, तो सिस्टमैटिक एरर पिक्चर में आ जाते हैं। नेक्स्ट, तो देखना सिस्टमैटिक एरर के अंडर सबसे पहला रहेगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों आते हैं, तो यहां पे मैं 2 चीजें आप लोगों को बोल सकता हूं, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और दूसरा रहेगा अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। और एक चीज भी हो सकती है, यहां पे मैं रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट ही यूज कर रहा हूं, मैं यहां पे रॉन्ग वाला इंस्ट्रूमेंट ही यूज कर रहा हूं। बहुत बार होता है कि मेजर करना चाहते हैं एक चीज लेकिन हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, तो उस केस में मुझे एरर मिल जाएगा और ये पूरा इंस्ट्रूमेंट ही डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी केस बन सकता है यहाँ पे। अब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, बहुत बार क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मेरा फॉल्टी होता है। अगर इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी रहेगा तो एरर्स भी मेरे फॉल्टी आ जाएंगे। अगर ये सारे एरर्स मुझे मिनिमाइज करने हैं तो मुझे इंस्ट्रूमेंट किस तरह से चाहिए, मुझे ओके वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा या फिर वर्किंग, अच्छी तरह से वर्किंग वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। नेक्स्ट, आगे चीज है अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट मतलब जो भी, अगर मैं उसका जीरो अच्छी तरह से सेट नहीं कर पा रहा या फिर उसका जीरो अच्छी तरह से सेट नहीं होता तो उसे कहा जाता है अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। ओके, ठीक, तो ये है सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर। आगे बढ़ते हैं, तो देखना एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ओके, जो पर्सन यहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है अगर उसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही पता नहीं है या फिर वो प्रोसीजर ही फॉलो नहीं कर पा रहा, तो उस केस में मुझे 100% एरर मिलने वाली। ओके, ठीक, तो ये एरर आती है अपने सिस्टमैटिक एरर के अंदर। ठीक, तो इसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, जो भी पर्सन या फिर जो भी बंदा वहां पे है ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश कर रहा है तो वो वेल ट्रेन होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से सारी प्रोसीजर पता होनी चाहिए, तब जाके मैं ये वाला एरर कम कर सकता हूं। नेक्स्ट, पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर देखना, हम यहां पे बोल सकते हैं कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करते समय गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने गड़बड़ कर दी और जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था वहां पे दिखाई दे रहा है 5.3 सेंटीमीटर और मैंने लिख दिया 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत बार होता है, तो इसे कहा जाता है पर्सनल एरर। ठीक, तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन, या फिर मैं यहां पे बोल सकता हूं जो भी चीजें हम करने वाले तो सारी चीजें हम केयरफुली अगर करें तो ये पर्सनल एरर भी मिनिमाइज हो सकते हैं।
नेक्स्ट, अब एरर का दूसरा टाइप है रैंडम एरर। अब इसका नाम ही रैंडम एरर, ये बाय चांस आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? बाय चांस आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट करते समय हम लिखते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किया है रूम टेम्परेचर पे, ओके ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, इसकी कुछ गारंटी होती नहीं। टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर स्लाइटली घट भी सकता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मेरे मेजरमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ओके ठीक है। ये हमें तब समझ में नहीं आता क्योंकि हम कंटिन्यूअसली टेम्परेचर की तरफ देखते नहीं बैठते, हम अपना काम करते हैं, हम वहां पे ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करते हैं। ये तो एक सिंपल फंडा हुआ। तो देखना इसका नाम क्या है बेटा? रैंडम एरर। ये रैंडमली आते हैं और इसे हम कंप्लीटली मिनिमाइज नहीं कर सकते। रैंडम एरर्स को हम कंप्लीटली मिनिमाइज नहीं कर सकते, कितना भी प्रिसाइज आप एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन या फिर मेजरमेंट करने की कोशिश करो, लेकिन ये वाले एरर्स कभी भी मिनिमाइज नहीं हो सकते। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज द एस्टिमेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो एरर को एस्टिमेट करना है। तो कंसीडर करना, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और मैं ऑब्जर्वेशंस ले रहा हूं, ओके मैं यहां पे ऑब्जर्वेशंस लेने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करना कि मैंने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहां पे लिए हैं। कितने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पे सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ओके मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो ये इसकी मीन वैल्यू रहेगी। तो मैं यहां पे फाइंड आउट करूंगा ए मीन। मैं यहां पे क्या फाइंड आउट करूंगा? ए मीन। ए मीन का मतलब क्या होता है? मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस है, तो मुझे इसका अरिथमेटिक मीन करना है, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा n से, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। वंस आई नो द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, आई कैन फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो दूसरा डेफिनेशन यहां पे रहेगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ईच मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ईच मेजर्ड वैल्यू, इसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट एरर। तो देखना, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A1, तो ये मुझे मिल जाएगा डेल्टा A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1। ठीक है, अब यहां पे देखना ये सिंबल क्या है? तो इसे मॉड कहा जाता है। अगर मैं कुछ नंबर यहाँ पे नंबर लिखने की कोशिश करूं तो ये सिंबल होता है मेरा मॉड। मॉड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। मॉड का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे -2 लिख दूं इस दोनों के बीच में, तो आंसर मेरा +2 आ जाएगा। अगर मैं उन दोनों के बीच में माइनस लिख दूं तो इसे आंसर मेरा +2 आ जाएगा। ठीक, तो देखना यहाँ पे मैं मॉड में ले रहा हूं ए मीन माइनस A1, डेल्टा A2 भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ए मीन माइनस A2। सिमिलरली आई कैन ऑब्टेन द डेल्टा AN, तो ये बन जाएगा ए मीन माइनस AN। तो ये क्या है बेटा? तो इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर, ओके। नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर देखना ये क्या होता है? तो ये होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मुझे यहां पे मिल जाएगा
डेल्टा ए मीन, तो मैं यहाँ पे डेल्टा ए मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू अप टू डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय एन. अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एज अ मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक, तो यहाँ पे मुझे देखना एब्सोल्यूट एरर मिल गया, यहाँ पे मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं. अब मेजर्ड वैल्यू कितनी रहेगी? तो मेजर्ड वैल्यू रहेगी बेटा, देखना हम ए का मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजर्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन. ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन. ठीक है, इसे कहा जाता है मेजर्ड वैल्यू. तो इसे भूलना मत, बहुत बार हम इसे भूल जाते हैं कि मेजर्ड वैल्यू किस तरह से होती है. ठीक, हम पिछला वाला क्वेश्चन ही यहाँ पे कैरी करने की कोशिश करेंगे. देखना हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट किया था, ये सिंपल वाला क्वेश्चन. तो मेरे पास रीडिंग्स थी, चलो हम वही वाले रीडिंग्स कैरी करते हैं. मैं 3 रीडिंग्स लेने की कोशिश कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल देखना यहाँ पे 3 रीडिंग्स है मेरे पास. पहली रीडिंग है 20 सेंटीमीटर, दूसरी रीडिंग है 21 सेंटीमीटर, तीसरी रीडिंग है 22 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ओके, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू ही रहेगी, या फिर इसे ही कहा जाता है ट्रू वैल्यू. तो मुझे यहाँ पे ए मीन मिल जाएगा. ए मीन विल बी इक्वल टू 20 प्लस 21 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 3. तो ये बन जाएगा 63/3, तो ये बन जाएगा 21. ठीक, अब मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकता हूँ. एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा ए वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मीन माइनस ए वन, कुछ इस तरह से. तो ये पहला अपना ए वन रहेगा, ए मीन की वैल्यू है 21, 21 माइनस 20, सो दैट इज गोइंग टू बी द 1 सेंटीमीटर. यूनिट के साथ लिख सकते हैं हम. डेल्टा ए टू मुझे मिल जाएगा, डेल्टा ए टू इज इक्वल टू ए मीन माइनस ए टू विच इज इक्वल टू 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो डेल्टा ए थ्री भी मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे. तो ये बन जाएगा ए मीन माइनस ए थ्री, दैट विल बी इक्वल टू 21 माइनस 22, सो वो बन जाएगा मॉड ऑफ -1. तो आंसर यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर. आंसर यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा? 1 सेंटीमीटर. ओके, ठीक है. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर. अब मैं यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करूंगा. तो मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरह से होगा, देखना. मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो ये अरिथमेटिक मीन है एब्सोल्यूट एरर का. तो अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा ए मीन मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा. डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री डिवाइडेड बाई 3. तो डेल्टा ए वन की वैल्यू है 1 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3. सो इट विल बी इक्वल टू 2/3, दैट इज 0.66. ये कितना बनेगा? 0.66. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू निकालनी है. तो मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी, हमने जो भी मेजरमेंट किया है उसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? तो मेजर्ड वैल्यू आएगी a इज इक्वल्स टू, ए मीन कितना है अपने पास? 21 प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन कितना है मेरे पास? 0.66. तो ये हो जाएगा मेरा मेजर्ड वैल्यू. याद रखना बेटा, 21 प्लस और माइनस 0.66, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर्ड वैल्यू. इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू आइदर 21 प्लस 0.66 हो सकता है, दैट इज 21.66, और 21 माइनस 0.66, तो ये बन जाएगा 20.34. ओके, तो ये बन जाएगा 20.34. समझ में आ रहा है? तो ये होता है मेरा मेजर्ड वैल्यू. तो हमने यहाँ पे अभी क्या क्या कवर कर लिया बेटा? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन, मीन एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन, मेजर्ड वैल्यू की डेफिनेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, रिलेटिव एरर. नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेटिव एरर. तो ये क्या है? इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू
मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, टू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है, तो रिलेटिव एरर को मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। तो ये रहेगा मेरा रिलेटिव एरर। ओके, और लास्ट वाला डेफिनेशन रहेगा यहां पे परसेंटेज एरर। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं इसे परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो कुछ नहीं बेटा, इस फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई अगर हमने कर दिया तो मुझे यहां पे मिल जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो देखना हमने डेल्टा ई मीन का वैल्यू निकाला था पिछला वाला एग्जांपल, यहाँ पे डेल्टा ई मीन का वैल्यू है 0.66 और ए मीन की वैल्यू है अपने पास 21, ए मीन की वैल्यू है अपने पास 21। ठीक है, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखना ये बन जाएगा, अगर मैं वही क्वेश्चन फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रिलेटिव एरर जो है वो मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा 0.66 डिवाइडेड बाय 21, 0.66 डिवाइडेड बाय 21। और परसेंटेज एरर देखा जाए तो अगर मैं इसे ही 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा यहां पे परसेंटेज एरर। ठीक है, तो देखना हम इसको, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 66 बाय 21, तो ये लगभग 3.1 के आसपास आ जाएगा। नीड टू क्रॉस चेक 0.66, हाँ तो 3.14% आएगा। ठीक, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 0.0314। क्लियर, हमने पिछला वाला एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एरर एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये था एरर्स एंड एरर एस्टिमेशन। तो यहाँ पे देखना सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालना, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, उसके बाद वेजेड वैल्यू फाइंड आउट करना। देन you can take the ratio of delta a mean and a mean so that you will get the relative error। अगर मैं इसे ही 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? परसेंटेज एरर। ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन इन एडिशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन इन सब्सट्रैक्शन हो सकता है, कॉम्बिनेशन इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो सकता है, या फिर पावर में हो सकता है। तो हमें एरर्स इन सम एंड इन डिफरेंस ये वाला सीखना है। सपोज करना कि एक क्वांटिटी है z जिसको ऑब्टेन किया जाता है दो क्वांटिटी के साथ, a प्लस बी के साथ। ओके, z को ऑब्टेन किया जाता है a और b के साथ। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बोलूं एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना है बेटा? डेल्टा ए है। ठीक है, ए के मेजरमेंट में एरर कितना है? डेल्टा ए। तो अब ए की नई रीडिंग कितनी बनेगी? देयरफॉर ए की नई रीडिंग बनेगी ए प्लस डेल्टा ए, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमने कहां से लिया? तो ये वाली चीज हमने यहां से लिया, ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। अब यहाँ पे ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, ये चीज समझ लेना, क्योंकि रीडिंग एक ही ले रहा हूं मैं यहाँ पे ए का सिर्फ एक ही रीडिंग ले रहा हूं। सिमिलरली बी के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा बी। तो अब नई वैल्यू बी की कितनी बनेगी? तो बी की नई वैल्यू बनेगी बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। सिमिलरली जेड में, अगर जेड में देखा जाए तो यहाँ पे आएगा डेल्टा जेड और इसके मेजरमेंट में भी एब्सोल्यूट एरर आ रहा है डेल्टा जेड। तो z की वैल्यू बनेगी z प्लस और माइनस डेल्टा z। तो बाय यूजिंग द इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूं z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस और माइनस डेल्टा a। अब ये क्या है? तो सारे नए वैल्यूज है बेटा। a की जगह पे आप देखना ये नए क्वांटिटीज आए मेरे पास, इतना चेंज हो रहा है, ये एब्सोल्यूट चेंज हो रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से नए क्वांटिटी मेरे इस तरफ बन रहे। ओके, प्लस b की वैल्यू कितनी है अब नई वाली? तो ये है b प्लस और माइनस डेल्टा b। ठीक, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं।
ये बनेगा a प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके ठीक है, तो अब देखना LHS और RHS, LHS और RHS देखने की कोशिश करना। व्हाट इज a प्लस बी? a प्लस बी इज नथिंग बट z, a प्लस बी इज नथिंग बट z। तो ये बनेगा z प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहां से देखना z z कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब मेरे पास LHS पे 2 साइन है, RHS पे 2 साइन है, तो यहां पे देखा जाए तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन देखना डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, और दूसरा कॉम्बिनेशन माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? ओके तो देखना एक्चुअल में ये है क्या। तो ये डेल्टा z कितना बनेगा? डेल्टा z बनेगा मेरा माइनस प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, माइनस प्लस डेल्टा a डेल्टा बी। अब यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन मैं लिख सकता हूँ। इसका एक कॉम्बिनेशन रहेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, और इसका एक कॉम्बिनेशन रहेगा माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखा जाए तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो बेटा लोग यहाँ पे देखना वैल्यूज मेरे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहे थे? वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला रिपीट हो रहा है, उसके बाद ये वाला और ये वाला रिपीट हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ? तो डेल्टा z को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से एरर मिलेगा। दैट इज अगर क्वांटिटीज मेरे एडिशन में है या फिर सब्सट्रैक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनका जो एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर की मैं डायरेक्टली एडिशन कर रहा हूँ। हर एक क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है मैं उसकी डायरेक्ट एडिशन कर रहा हूं, सो दैट आई विल गेट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनल वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ इस तरह से समझ में नहीं आएगा। सिंपल वाला क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं। एग्जाम्पल देखना, मैं मास ले रहा हूं m1 इज इक्वल टू 5 kg प्लस और माइनस 0.3 kg है, m2 है 3 kg प्लस और माइनस 0.2 kg, कुछ इस तरह से। और हमें ये चीज दी गई है कि टोटल मास होगा मेरा m1 और m2। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ कैपिटल M, फाइंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ कैपिटल M। ठीक है, तो कुछ है नहीं, देखना बेटा। तो कैपिटल M कितना बनेगा? m1 कितना है मेरे पास? 5 प्लस और माइनस 0.3, और m2 कितना है मेरे पास? 3 प्लस और माइनस 0.2। तो देखना ये कितना बनेगा? 5 प्लस 3 8, और ये कितना आ रहा है? 0.3 प्लस 0.2, तो ये कितना बना? 0.5। तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ कैपिटल M कितना आ रहा है? तो डेल्टा M की वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास? डेल्टा M की वैल्यू आ रही है प्लस और माइनस 0.5, तो ये एरर रहेगा उसमें। ठीक, तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, दैट इज एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। डिफरेंस वाला भी हम कुछ इस तरह से ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। ठीक है, तो फिर से वही वाला फंडा। सपोज करना कि एक क्वांटिटी है z जिसको मेजर किया जाता है या फिर लिखा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ a और b के साथ। ठीक है, z एक क्वांटिटी है जो कि मल्टीप्लीकेशन करके आ रही है कौन से क्वांटिटीज का? क्वांटिटी a एंड क्वांटिटी b। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं लेट a के मेजरमेंट में एरर है डेल्टा a के मेजरमेंट में एरर कितना है? डेल्टा a। तो अब नई वैल्यू कितनी बनेगी? तो नई वैल्यू बनेगी a प्लस और माइनस डेल्टा a। ठीक है, नई वैल्यू कितनी बनेगी? a प्लस और माइनस डेल्टा a। सिमिलरली b के मेजरमेंट में कितना एरर है? डेल्टा b। तो नई वैल्यू कितनी बनेगी? b प्लस और माइनस डेल्टा b। सेम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ z के मेजरमेंट में एरर आ रहा है डेल्टा z, तो नया z कितना बनेगा? z प्लस और माइनस डेल्टा z। अब ये सारी वैल्यू उठाओ, इस इक्वेशन में डाल देना, तो ये कितना होगा? z
प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक काम कर लेते हैं, मैं यहां से z कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से z कॉमन मिलेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, यहां से मैं a कॉमन निकाल रहा हूं तो ब्रैकेट में रहेगा a प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a। यहां से b कॉमन निकाल रहा हूं तो मुझे यहां पे मिलेगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाय b। अगर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया तो एक काम करना, a से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, वापस मुझे ये वाला स्टेप मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, a को कॉमन निकाल रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो सिंपल वाला तरीका है, हमें क्या करना है, यहाँ पे a को अंदर मल्टीप्लाई करना है। a को हमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको वापस वही वाला टर्म मिल जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं इसे, 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाय z a इंटू बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाय b, डेल्टा b बाय b। तो देखना बेटा, व्हाट इज a इंटू बी, a इंटू बी इज नथिंग बट z। तो मैं यहाँ पे ए बी और z कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि ए बी की वैल्यू कितनी है z, तो ए बी और z मेरा कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे। ठीक, तो अब मैं इस ब्रैकेट को एक्सपांड कर सकता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। देखना, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू प्लस और माइनस डेल्टा बी बाय बी, नेक्स्ट प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए, नेक्स्ट प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू डेल्टा बी बाय बी। तो अब यहां पे ये क्या है, तो देखना ये जो टर्म है ना डेल्टा ए बाय इंटू डेल्टा बी बाय बी, इस टर्म को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं। आई कैन निग्लेक्ट दिस टर्म। अब क्यों, आप लोगों का सवाल होगा कि सर आप इसे निग्लेक्ट क्यों कर सकते हो। तो देखना बेटा, ऊपर क्या है, ये क्या है, तो ये रिलेटिव एरर है। ये क्या है, रिलेटिव एरर है। तो फिर से हम पीछे चलते हैं, जहां पे हमने रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया था, तो रिलेटिव एरर हमने यहां पे कैलकुलेट किया था। देखना, एक रिलेटिव एरर की वैल्यू है 0.0314, तो मतलब रिलेटिव एरर मेरी बहुत कम होती है। रिलेटिव एरर क्या होती है, मेरी बहुत कम होती है। तो डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू कितनी थी, लेट से कि वो 0.0314 आया था, और डेल्टा बी का बी बाय बी का सपोज करना कि वो कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये क्या होगा, ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह से इनका आंसर मिलेगा। तो देखना यहाँ पे 4 4 0 है, उसके बाद कुछ 3 डिजिट में मुझे आंसर मिल रहा है। तो मतलब ये क्या है, इस टर्म को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ। ओके, इस टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, निग्लेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है ये डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू है, और ये हमने अज्यूम किया है डेल्टा बी बाय बी की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ बेटा, तो वो बहुत ही कम वैल्यू आ रही है वहां पे। तो मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा, निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इनको निग्लेक्ट करता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा। एक्सप्रेशन बनेगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस और माइनस डेल्टा बी बाय बी। तो यहाँ पे देखना एक और एक कैंसिल हुआ, तो यहां से मैं प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, यहां से प्लस माइनस कॉमन निकाल सकता हूं, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो अब देखना फिर से मैं इसके कॉम्बिनेशन कर सकता हूं, इसके टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 4। तो कॉम्बिनेशन देखना, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, एक कॉम्बिनेशन हुआ। और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक, तो देखना प्लस और माइनस है तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसके और 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मुझे चेक करना है सिर्फ कॉम्बिनेशन कौन से काम के हैं और कौन से काम के है नहीं।
तो सबसे पहले प्लस वाला लेते हैं, तो प्लस वाला लेंगे तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अगर मैं माइनस वाला ले रहा हूं तो वो मुझे मिल जाएगा डेल्टा ए बाय ए माइनस में माइनस डेल्टा ब्रैकेट में डेल्टा बी बाय बी। ठीक, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब मुझे इसके कॉम्बिनेशन चेक करने हैं, तो देखना इसके कॉम्बिनेशन, सबसे पहले माइनस है तो ये बनेगा माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, और यहां पे कितना बनेगा प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो देखना बेटा, दिखने के लिए तो 4 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 2 ही कॉम्बिनेशन फिर से रिपीट हो रहा है। तो मतलब प्लस और माइनस इस साइड लेने में कोई मतलब है नहीं। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, जो रिलेटिव एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ z, that is nothing but the addition of the relative error in the measurement of a plus relative error in the measurement of b। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर? तो ये है एरर इन प्रोडक्ट, तो ये है एरर इन प्रोडक्ट। सिमिलरली एरर इन डिवीजन में ऑब्टेन कर सकता हूं। ओके, सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन ऑब्टेन द एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन। तो वो देखना, वो बन जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कोई फर्क होता नहीं, क्योंकि मैं देखना अगर कुछ इस तरह से लिख रहा हूं z इज इक्वल टू ए बाय बी, तो दिस इज नथिंग बट द a इंटू 1 बाय बी। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आंसर मेरा कुछ भी हो जाए, कितना आएगा, प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। दैट इज, अगर हम एरर प्रोडक्ट में या फिर डिवीजन में कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, जो भी रिलेटिव एरर है ना उसका एडिशन कर देना है, जो भी रिलेटिव एरर है ना उसका एडिशन हमें यहां पे कर देना है। ओके, ठीक है, तो ये है मेरा एरर्स इन प्रोडक्ट एंड एरर्स इन डिवीजन। ठीक, तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन हम यहां पे ले लेते हैं। देखना, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, mass and density are recorded as m is equal to plus or minus 0.15 kg and density rho is equal to 5 plus or minus 0.2 kg per meter cube respectively. Calculate the percentage error in the measurement of volume। ठीक है, तो देखना डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना मिलेगा मुझे, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम कितना मिलेगा मुझे, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक, तो अगर मैं यहां पे एरर्स इन डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगा दूं तो मुझे एरर मिल जाएगा डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा रो बाय रो। ठीक है, और ये प्लस और माइनस रहेगा, और ये कितना रहेगा, प्लस और माइनस। ये कैसा किया मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखना सिमिलरली एरर इन डिवीजन में इसी तरह से लिख सकता हूँ, ए बाय बी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू 1 बाय बी। ठीक, तो अब मुझे रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो मुझे रिलेटिव वाला तो मिला है, अब थोड़ा सा इसे समझते हैं। ये जो m होता है ना बेटा, ये प्लस और माइनस 0.15 कुछ इस तरह से दिया है। यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है ना, ये वैल्यू है मेरा डेल्टा एम का। ओके, और ये वैल्यू है मेरा एम का। ठीक, ये तो चलो सिंबल है, ये मास है, ये क्या है मेरा मास। तो देखना डेल्टा एम की वैल्यू ये रहेगी और एम की वैल्यू ये रहेगी, तो ये वैल्यूज मुझे यहां पे रखने हैं। सिमिलरली डेंसिटी का भी मैं लिख सकता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब। तो देखना ये क्या हो रहा है मेरा, तो ये रो की वैल्यू, ये क्या हो रहा है मेरा, तो डेल्टा रो की वैल्यू है।
ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा रो की वैल्यू है, तो वैल्यूज पुट कर देना यहाँ पे। डेल्टा एम कितना है 0.15, एम की वैल्यू कितनी है 5, प्लस डेल्टा रो की वैल्यू कितनी है 0.2 और रो की वैल्यू है 5, तो ये कितना बनेगा प्लस और माइनस 0.17 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, तो प्लस और माइनस 0.034, 0.034। ठीक है, ओके। तो ये हुआ रिलेटिव एरर। लेकिन मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा वी बाय वी परसेंटेज इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.034 इंटू 100, तो एरर मुझे मिलेगा प्लस और माइनस 3.4%, प्लस और माइनस 3.4%। समझ में आया बेटा, समझ में आया? किसी को डाउट? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज एल, और यहाँ पे मुझे दिया गया है 0.001 सेंटीमीटर 4 प्लस और माइनस, रेडियस दिया गया है 0.0250 प्लस और माइनस 0.001 सेंटीमीटर, एंड मास 6.25 प्लस और माइनस 0.01 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे मुझे डेंसिटी को ऑब्टेन करना है। तो देखना, सबसे पहले मुझे ये वाला समझना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फॉर्मूला समझ लेना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब मुझे यहाँ पे क्या पूछा गया है, परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास m है, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे स्क्वायर पावर वाला टर्म आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको समझना पड़ेगा। तो एरर्स ड्यू टू पावर, एरर्स ड्यू टू पावर। तो देखना, सपोज करना कि z एक क्वांटिटी है मेरे पास और ये है a स्क्वायर। अब मुझे इसका एरर निकालना है, तो प्रोसीजर सेम ही है। तो मैं इसको देखना कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, a इंटू ए। ठीक, तो अब ये मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन वाला रूल यूज कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा z बाय जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a बाय ए इन ब्रैकेट डेल्टा a बाय ए। देखना, ये हमने किया है, z इज इक्वल टू ए इंटू बी अगर हो मेरे पास तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं, प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो अब यहाँ पे देखना, b की जगह किसने ली है, a ने ली है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख सकता हूँ डेल्टा ए बाय ए। तो अगर मैं इनका एडिशन कर दूं तो मुझे मिल जाएगा प्लस और माइनस 2 डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हुआ उसका रिलेटिव एरर। अब यहां पे देखना, मैं लिख देता हूं a क्यूब। तो a क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, a इंटू ए। तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा z बाय जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस इन ब्रैकेट डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा a बाय ए। ठीक, तो देखना ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये बन जाएगा डेल्टा a बाय ए। ठीक है, तो यहां पे देखना, यहां पे एक चीज समझ में आ रही है, जितना पावर है उतना ही नंबर मेरा मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। जितना पावर है उतना ही नंबर मेरा क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। ठीक है, इन द कैलकुलेशन ऑफ द रिलेटिव एरर। तो इन जनरल मैं इसे लिख सकता हूं, अगर मुझे कुछ इस तरह से दिया गया हो, ठीक, तो मैं इसका एरर निकाल सकता हूं, डेल्टा z बाय जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस n इंटू डेल्टा a बाय ए। कुछ करना नहीं है बेटा, पावर मल्टीप्लीकेशन में लेके आना है। पावर कहां पे लेके आना है मुझे, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये है एरर ड्यू टू द पावर। एरर ड्यू टू द पावर का फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरह से रहेगा। क्लियर?
अगर ये समझ में आया हो तो हम वो पिछला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देखना, ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है, तो हमने एरर्स इन डिवीजन भी लिया है, हमने एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन में भी लिया है, ओके, हमने एरर्स इन पावर में भी लिया है। तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली एडिशन करनी है मुझे, रिलेटिव एरर की डायरेक्टली एडिशन करनी है, ठीक। पाई कांस्टेंट है, इसका कुछ एरर होगा नहीं। तो देखना ये इक्वेशन किस तरह से बनेगा। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा एम बाय एम, ठीक है। अब आर स्क्वेयर है तो दो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, दैट विल बिकम एज डेल्टा आर बाय आर, ठीक। उसके बाद एच वो आ जाएगा डेल्टा एच बाय एच, वो आ जाएगा डेल्टा एच बाय एच, ठीक है। तो देखना अब डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा एम की वैल्यू है 0.01 और एम की वैल्यू कितनी है, तो ये बनेगा 0.01 और ये होगा 6.25, ठीक है, प्लस ट्वाइस रेडियस, रेडियस कितना है मेरे पास, तो एरर देखना रेडियस का 0.0001 है डिवाइडेड बाय 0.0250 है, प्लस लेंथ या फिर हाइट कितनी है मेरे पास, तो ये है 0.001 डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे सारी चीजें मिल जाएगी। तो जस्ट आई विल राइट डाउन द वैल्यूज हियर, मैं यहाँ पे ये वैल्यूज लिख देता हूं। तो ये बनेगा प्लस और माइनस 0.0016 प्लस आगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.04 प्लस, तो ये बनेगा 0.00025, ठीक है। अब मुझे इसका एडिशन करना पड़ेगा, तो देखना ऑलमोस्ट ये 0.08185 के आसपास आ जाएगा डेंसिटी, ठीक है। मुझे परसेंटेज एरर पूछा है, क्या परसेंटेज एरर पूछा है, तो मैं यहाँ पे इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो बन जाएगा परसेंटेज एरर इंटू 100, तो ये बनेगा प्लस और माइनस 8.18%। ये कितना बनेगा, प्लस और माइनस 8.18%। ओके, क्लियर बच्चा लोग, इसमें कुछ डाउट, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर से वही वाला, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर इफ इट्स टाइम पीरियड इज टी, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। अब देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो मुझे परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी पूछा गया है, तो एक काम कर लेता हूं, मैं दोनों तरफ इसे स्क्वायर कर देता हूं, तो ये बनेगा टी स्क्वायर, ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई जी। तो मुझे जी की वैल्यू मिल जाएगी, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट वैल्यू का मुझे यहाँ पे कुछ लेना देना है नहीं उनको, ठीक है। ये कांस्टेंट होते हैं तो उसे हम, अगर मुझे इसे एरर में कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूं, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। देखना डिवीजन में है और पावर भी है, डिवीजन है और ये पावर भी है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस मैंने ले लिया है, डेल्टा एल बाय एल प्लस और प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी, तो ये कितना बनेगा, ठीक है। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे, तो वो है 0.1,
ठीक, एल की वैल्यू दी गई है 100, ट्वाइस टाइम पीरियड की वैल्यू है 0.01 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये प्लस और माइनस, तो ये बनेगा प्लस और माइनस 0.001 और ये बनेगा 0.01, तो ये कितना आ जाएगा प्लस और माइनस 0.011। ठीक, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर पूछा गया है, फिर से दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज एरर मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी प्लस और माइनस 1.1%, 1.1%। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से वही वाला क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैविंग मास 60 प्लस और माइनस 0.3 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, वो कितना होता है हाफ mv²। ठीक, सो k इज इक्वल टू हाफ mv² लिख लेते। बाय यूजिंग द एरर एनालिसिस मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूं, डेल्टा k बाय k इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m इन ब्रैकेट प्लस ट्वाइस डेल्टा v बाय v। डायरेक्टली है, अब सारी चीजें यहाँ पे रख देना है। डेल्टा m की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.3 ग्राम, तो 0.3 लिख सकता हूँ। m की वैल्यू कितनी है 60 प्लस ट्वाइस वेलोसिटी 0.1 डिवाइडेड बाय 25। ठीक, तो सॉल्व करना पड़ेगा बेटा मुझे इसे, तो ये बनेगा 0.3 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बन जाएगा प्लस और माइनस 0.005 प्लस ये बनेगा 0.008। ठीक है, तो ये बनेगा प्लस और माइनस 13। अब मुझे चाहिए परसेंटेज एरर, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक, तो 0.013 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो परसेंटेज एरर आ जाएगी 1.3% प्लस और माइनस। परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी 1.3% प्लस और माइनस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना, एक क्वांटिटी दी गई है x और ए बी सी डी के टर्म्स में दी गई और हर एक का मुझे परसेंटेज एरर दिया गया है ए बी सी डी का। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x, तो कुछ है नहीं, तो x देखना यहाँ पे a⁴ b³ c⁻⁴ b⁻²। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसे, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 डेल्टा a बाय a प्लस और माइनस 3 डेल्टा b बाय b। अब इसका पावर कितना है 1/3, तो वो आ जाएगा 1/3 डेल्टा c बाय c प्लस और माइनस 1/2 डेल्टा, तो ये d रहेगा बेटा, इसे d कर लेना, तो ये होगा अपना d, तो ये बन जाएगा डेल्टा d बाय d। ठीक है, कुछ है नहीं, पावर मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। ओके, चलो ये तो है रिलेटिव एरर। अब मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर, ये बन जाएगा परसेंटेज एरर प्लस और माइनस, तो ये होगा 4 डेल्टा a बाय a परसेंटेज प्लस 3 डेल्टा b बाय b परसेंटेज प्लस 1/3 डेल्टा c बाय c परसेंटेज प्लस 1/2 डेल्टा d बाय d परसेंटेज। कुछ किया नहीं, मैंने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आप मुझे डायरेक्टली दिया गया है डेल्टा a बाय a परसेंट 2% है, 4 इंटू 2% प्लस b का दिया गया है 3%, 3 इंटू 3% प्लस c का दिया है 3 और d का दिया गया है 4। कैलकुलेशन कर लो, तो ये बनेगा डेल्टा x बाय x परसेंटेज इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना बनेगा बेटा, तो ये बनेगा 20%। ये कितना बनेगा 20%। ओके, तो आंसर आ जाएगा मेरा 20%। क्लियर बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? बहुत इजी वाला है। अभी देखना हमने कितने न्यूमेरिकल्स लिए इसके ऊपर, ऑलमोस्ट
6 के आसपास हमने न्यूमेरिकल्स लिए हैं। नेक्स्ट, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? तो मैंने बोला ना, अगर मेजरमेंट में कर रहा हूं, सपोज करना कि 4 या फिर 5 डिजिट तक मैं मेजरमेंट कर रहा हूं। समझने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या होता है, मैं 5 डिजिट तक मेजरमेंट कर रहा हूं, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि बाबा तीसरे डिजिट के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसकी मैं गारंटी यहां पे नहीं ले रहा। मतलब क्या हुआ, तो मेरा कॉन्फिडेंस कौन से डिजिट में है, तो पहले 3 डिजिट में है। समझ में आ रहा है ना? और इसी 3 डिजिट को कहा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिंपल टर्म में, मेजरमेंट में जितने डिजिट तक आपको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस है उसे कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स है, उसे हम समझ लेते हैं। तो पहला रूल क्या बोल रहा है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे एक नंबर भी दिया गया है, ये कितना नंबर दिया गया है देखना, 178.43। ये सारे क्या है बेटा, नॉन जीरो। हे सगळे कसे डिजिट आहेत माझे, नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है मेरे, 5। तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक, नेक्स्ट, ऑल द जीरोस बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो देखना यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे जो जीरो है ना ये सिग्निफिकेंट है। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो टोटल कितने डिजिट सिग्निफिकेंट बने, यहाँ पे 5। ये जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट हो रहा है। ठीक, अगला वाला रूल क्या बता रहा है मुझे, इफ द नंबर इज लेस देन 1, ओके, मतलब अगर नंबर 0.00 कुछ इस तरह से हो, ओके, तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी जीरो है बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो सारे जीरोज मेरे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो एग्जांपल देखना, 1 से कम है नंबर, ऊपर से पहले 2 जीरो मेरे क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट मेरे जीरो है, तो ये जो 2 डिजिट है यहाँ पे, ये मेरे नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो मेरा यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं यहाँ पे, 5। ओके, कुछ है नहीं इसमें बेटा, देखना, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, अगर कोई 0 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है बिफोर एनी नॉन जीरो नंबर, तो वो भी अपने क्या होने चाहिए, नॉन सिग्निफिकेंट होने चाहिए। नेक्स्ट, the zeros on the right hand side of the last non-zero number are significant। तो यहां पे ये लिखा भी है, देखना एग्जाम्पल, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे 2 जीरो लिखे हैं मैंने, मतलब इसका कुछ मीनिंग है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स बन रहे हैं, यहाँ पे टोटल मेरे 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हमें याद रखने, भूलना नहीं है। ये सारे रूल्स हमें क्या करना है, याद रखना है, इसे हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट है मेरे पास, देखना, जिसका थिकनेस लेंथ ब्रेड दिया गया है मुझे। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया करते हैं उसे समझना। तो मेरे पास लेंथ है, मेरे पास ब्रेड्थ है, मेरे पास थिकनेस है। इसकी कितनी वैल्यू है रे बाबा, 4.234। इसकी कितनी वैल्यू है, 1.005। और इसकी कितनी वैल्यू है, 2.01। तो अब मुझे यहाँ पे इनके सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो ढूंढने, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखना, यहाँ पे तो सारे नॉन जीरो है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब जीरोज मेरे 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होने वाले। तो रूल हम फिर से पढ़ सकते हैं, अगर जीरोज 2 नॉन जीरोज डिजिट के बीच में रहेंगे तो वो सिग्निफिकेंट है। तो देखना, मतलब ये यहाँ पे चारों के चारों सिग्निफिकेंट है।
यहाँ पे देखा जाए तो 1 0 2 नॉन जीरो के डिजिट में है, नंबर में है, तो यहाँ पे 3 है। तो अब देखना मेरे पास 3 अलग अलग क्वांटिटी है और तीनों के अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब मुझे कौन सा वाला चूज करना है, मुझे फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है। इसके लिए जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना वहां तक ही मुझे फाइनल आंसर लेके आना है। मतलब फाइनल आंसर मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। फाइनल आंसर कहां तक होना चाहिए मेरा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, समझ लेना। क्योंकि यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, हर एक क्वांटिटी का मैंने सिग्निफिकेंट फिगर निकाला है। मुझे कौन सा वाला चूज करना है, जिसके पास कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। तो मेरा फाइनल आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। ओके ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पे हमें पूछा गया है गिव द एरिया। तो ये सरफेस एरिया रहेगा। आप देखना शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है बेटा, तो समझ लेना। अब इसका एरिया निकालना है, ठीक। तो इसका एरिया जो रहेगा, ये लेंथ लेना, ये ब्रेड्थ लेना और ये थिकनेस, ठीक है, ये रहेगा अपना थिकनेस। तो यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया है, वही रिपीट हो रहा है। तो एरिया जो है ना बेटा ट्वाइस बनेगा। एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस एल इंटू बी प्लस बी इंटू टी प्लस टी इंटू एल, कुछ इस तरह से, टी इंटू एल। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा, तो हमें करना पड़ेगा। लेंथ है 4.234, ब्रेड्थ है अपने पास 1.005 प्लस 1.005 इंटू 2.01, ठीक है, ये भी मीटर में ले लेना, प्लस 2.01 इंटू लेंथ है अपने पास 4.234। तो देखना बेटा इसका आंसर कितना आता है, मैं डायरेक्टली यहां पे करने की कोशिश करूंगा, सो इट विल सेव आवर टाइम। हमें एग्जाम में मोबाइल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, वी नीड टू यूटिलाइज द लॉग टेबल। तो मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को कैलकुलेटर बिल्कुल भी रिकमेंडेड है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ सर का अलाउड है बेटा, क्योंकि सर खुद का टाइम बचाना चाहते हैं। तो ये मुझे मिल जाएगा कुछ 29.57112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब देखना ये तो अपना फाइनल आंसर है नहीं। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं, 7। मुझे कितने में आंसर चाहिए, मुझे चाहिए आंसर 3 में। तो ये आ जाएगा 29.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया आएगा मेरा 29.5 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली मैं वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू टी, ठीक है। सबका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये बनेगा 4.234 मल्टीप्लाइड विथ 1.005 मल्टीप्लाइड विथ 2.01। तो ये इसका वॉल्यूम रहेगा। तो फिर से हम इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 4.234 मल्टीप्लाइड विथ 1.005 मल्टीप्लाइड विथ 2.01। तो ये मुझे मिल जाएगा 8.55289117। तो देखना, तो इतने डिजिट तक मुझे ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन मुझे इतना आंसर चाहिए नहीं। मुझे आंसर कितना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही चाहिए। रूल क्या कहता है, जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है वहां तक ही आंसर। किसी भी क्वांटिटी को चेक करना, जिस क्वांटिटी में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने फाइनल आंसर में आनी चाहिए। तो यहां पे देखना, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.55 मीटर क्यूब, 8.55 मीटर क्यूब, ठीक। तो चलो, तो ये आप लोगों के लिए मैं रखने वाला हूं होमवर्क के लिए। ये रहेगा होमवर्क, आप लोगों को होमवर्क करना है इस चीज का, ठीक। ट्राई करना। तो सिग्निफिकेंट फिगर है, डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया गया, वॉल्यूम पूछा गया है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं। तो वो रहेगा 4/3 पाई r क्यूब,
आर को मैं लिख सकता हूं दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू d/2, तो ये बनेगा 4/3 पाई d/2 क्यूब। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं मेरे पास? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो उसका यूज कर लेना। 4/3 पाई 2.14 डिवाइडेड बाई 2 और ये क्यूब। ठीक है, होमवर्क नहीं, चलो मैं अब इसे सॉल्व कर ही दिया है तो आंसर भी बता देता हूं। तो ये बनेगा तो ये बनेगा 5.131448 कुछ इस तरह से। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं मेरे पास? एक ही क्वांटिटी है तो 3 ही है, तो आंसर कितना आना चाहिए? 5.13 सेंटीमीटर क्यूब, 5.13 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है सिग्निफिकेंट डिजिट तक का आंसर। ओके, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बाकी है जिसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होता है बेटा? तो ये साइंटिफिक नोटेशन का एक फंडा है, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या? तो कंफ्यूजन कहां पे हो सकता है देखना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बराबर ना? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1, और यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। ऐसा थोड़ी होता है। यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर्स बदलता है क्या? बिल्कुल नहीं। यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर बदलेगा नहीं, एक चीज याद रखना। ठीक है, इसको मैं आगे भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये वाला कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम? साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में मुझे क्या करना होता है? कोई भी नंबर जो होता है ना, कोई भी नंबर मुझे रिप्रेजेंट करना होता है इसके बीच में 0.5। ओके, कोई भी नंबर रहे तो मुझे उसको इसके बीच में रिप्रेजेंट करना होता है और उसके बाद उसका पावर लिखना होता है। तो सिंपल तरीका देखना, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ तो वो होता है 6400 किलोमीटर। अब मैं इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ये बन जाएगा 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। तो पावर मैं लिख सकता हूं। अब देखना नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है मुझे। नंबर को 0.5 और 5 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट मुझे इक्वेशन को लिखना है, इसको लिखना है। तो ये कितना बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो देखना अब तो ये जो है 6.4 देखा जाए तो इस पास से ज्यादा है, तो मतलब मुझे कम करना पड़ेगा। तो एक 0 इधर दे देना, तो ये बन जाएगा 0.64 इंटू 10⁻7 मीटर। ओके, तो ये जो रेडियस है ना बेटा, यहाँ पे कितना बन रहा है? 0.64 इंटू 10⁻7। ये जो पावर है ना, 10 का पावर, साइंटिफिक नोटेशन में ये जो 10 का पावर है ना, इस 10 के पावर को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक, और ये जो दिखाई दे रहा है, ये 2 डिजिट मुझे दिखाई दे रहे हैं पॉइंट के बाद, तो ये मुझे देंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या देंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो अब देखना यहां पे अगर आप ये डायरेक्टली बोलते तो यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में है नहीं। मुझे क्या करना पड़ता है? इसे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना हो कोई भी नंबर, तो ये वाला रूल याद रखना। मुझे नंबर को कहां पे रखना है? 5 से कम और 0.5 से ज्यादा या फिर इक्वल, 0.5 से ज्यादा या फिर इक्वल। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखना ये जो है ना, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका बना 7। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बना? 7। 10 का पावर कितना है? तो 7 है, तो वो हो जाएगा उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं मेरे पास? 2। दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो मैं यहां पे
बोल रहा हूं चलो कि मैंने यहां पे लिख दिया 30,000 ग्राम। मैंने कितना लिख दिया? 30,000 ग्राम। अब देखना मुझे क्या करना है बेटा। तो सबसे पहले तो इसे तो मैं लिख सकता हूं, पावर में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये कितना बनेगा? 3 × 10⁻⁴ ग्राम। 3 × 10⁻⁴ ग्राम। ठीक। इसमें इसको हम केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। केजी में अगर कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 30 kg, ये बनेगा 30 kg। ओके। तो देखना 30 kg में आप लोगों को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसको तो मुझे, इसको और इसको भी मुझे कहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा? इसमें साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखना नंबर 5 से कम है तो चलो ये तो फिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखना 3 × 10⁻⁴। तो 4 क्या हो रहा है? ग्राम के केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 बन रहा है। ग्राम के केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है मेरा? 4 बन रहा है। और केजी के केस में देखा जाए तो ये कितना बनेगा? 3 × 10⁻⁴ ये कितना बनेगा? 3 × 10⁻⁴। ठीक है। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, यूनिट चेंज हुआ है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर दोनों केस में 1 है। यूनिट चेंज हुआ है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर दोनों केस में 1 है। अब ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ना, तो वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कौन से सिस्टम में आप क्या यूज करने वाले। लेकिन इन जनरल देखा जाए, साइंटिफिक नोटेशन अगर यूज करना है तो मुझे एसआई सिस्टम ही यूज करना होगा। तो एसआई सिस्टम में ये बनेगा 30 kg और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा 1 और सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा 1। ठीक है बेटा। तो देखना ये सारी चीजें थी आज के लेक्चर में हमने कवर करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया हो। ठीक है। अगर किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो। ओके। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।